हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। आपके फर्स्ट पार्ट में या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो आप लोग भी यार इतनी आसानी से जो है हार मत मानो, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इतनी आसानी से अपने आप को बेचो मत, क्योंकि जब भी आप बिकने पे आ जाओगे तो हमेशा आपके दाम घट जाएंगे, कोई आपकी वैल्यू समझ नहीं पाएगा। आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है, कीमत बढ़ानी है, तो आप किसी को समय मत दो, आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करो। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट को मैच कराना है। पहली लिस्ट में आप जैसा कि देख पा रहे हो वेल्डिंग है, और दूसरी लिस्ट में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी वेल्डिंग में हम किस तरह के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। पहला देखा जाए तो स्पॉट वेल्डिंग है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इनके सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं शुरू से ही बता रहा हूँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन के बारे में कि क्या है एक्चुअली मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो बेटा यहाँ स्पॉट वेल्डिंग है। तो स्पॉट वेल्डिंग में जैसा आप ध्यान दे रहे थे कि प्योर कॉपर या कॉपर एलॉय के इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो ए का 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप देखो कोई ऑप्शन, तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या सी, तो मतलब डी और ए तो गया, मतलब बी या सी करेक्ट होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा हमें पता है सीम वेल्डिंग हम पढ़ चुके हैं। तो सीम वेल्डिंग पढ़ चुके हैं, तो सीम वेल्डिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हील या रोलर टाइप इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, और ये भी किसके बने होते हैं, कॉपर के ही बने होते हैं। तो सीम वेल्डिंग में व्हील और रोलर टाइप इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड। तो सी का 2 है, और आप जैसा कि देख पा रहे हो सी का 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप तुरंत आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, मतलब 4 और 1। अब देखना चाहिए बी। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं वो हमेशा टंगस्टन के होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई यार। स्पॉट वेल्डिंग में कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है या कॉपर एलॉय के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। सीम वेल्डिंग में हम हमेशा व्हील या रोलर टाइप के कॉपर इलेक्ट्रोड का ही इस्तेमाल करते हैं। हीलियम या आर्गन आर्क वेल्डिंग में हम हमेशा टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो आर्गन गैसेस हम यूज़ करते हैं आर्गन आर्क वेल्डिंग में, इनका काम केवल और केवल शेल्डिंग पर्पज़ के लिए होता है, ताकि जो भी वर्क पीस होती है उसके ऑक्सीडेशन को ये रोक सके। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर कार्बन आर्क वेल्डिंग को समझते हैं। क्या है कार्बन आर्क वेल्डिंग? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्बन आर्क वेल्डिंग में बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका मेटल पीस है या वर्क पीस है जिस पे हमें वेल्डिंग करनी होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोड होल्डर है, और इसी इलेक्ट्रोड होल्डर्स में हम कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं। और ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हो तो उस समय आपके शॉक लगने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि वेल्डिंग करने के पहले या वेल्डिंग करने के बाद की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग को शॉक लगने की तभी होती है जब वो इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या कर रहा होता है, प्लेस कर रहा होता है। तो जब भी प्लेस करें तो काफ़ी सावधानी पूर्वक इसको प्लेस करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस मेटल पीस पे इसी इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं तो एक आर्क प्रोड्यूस होता है, और इसी आर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट्स होता है, जो भी वेल्ड पार्ट होता है उसको हम वेल्डिंग करते हैं उस मेटल पीस के थ्रू। क्लियर है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली कार्बन आर्क वेल्डिंग है, देन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्क हम क्या कर रहे हैं, मेटल पीस को मेल्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और नॉर्मली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो कार्बन का बना होता है, इसलिए ये वेल्डिंग जो है वो कार्बन आर्क वेल्डिंग कहलाती है, कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जब भी हम इनको डीसी सप्लाई दें तो ये इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हमेशा ये जुड़े होते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई। क्यों, रीज़न क्या है कि इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं? बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करेंगे और इनकी हाई स्पीड के कारण हमेशा इलेक्ट्रोड के टिप पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स का बहुत तेज़ी से वेपराइजेशन होने लगता है और उसके कारण ये कार्बन के पार्टिकल्स उस मॉल्टेन मेटल में डिपॉजिट होने लगते हैं। और जब भी मॉल्टेन मेटल के अंदर कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लगेंगे तो जो ज्वाइंट होगा वो काफ़ी ब्रिटल हो जाएगा। क्या हमने बोला यहाँ पर कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव कर देते हैं, जो भी कार्बन इलेक्ट्रोड्स है अगर उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करते हैं वो बहुत हाई स्पीड से स्ट्राइक करने लगेंगे, जिसके कारण टेम्परेचर जो इलेक्ट्रोड का टिप है उस पर हाई हो जाता है एंड दिस लीड्स टू रैपिड वेपराइजेशन ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोड। और उसके कारण अगर देखा जाए तो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो मॉल्टेन मेटल में डिपॉजिट होने लगते हैं और ज्वाइंट आपका काफ़ी ब्रिटल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इलेक्ट्रोड जो भी आप यूज़ कर रहे हो कार्बन के, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होने चाहिए। इसका यूज़ अगर देखा जाए तो जितने भी आपके नॉन फेरस मटेरियल हैं, चाहे ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है या उनके एलॉय, ये हमेशा उनको वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग, जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग में, इलेक्ट्रोड्स हमें जो भी आपके कार्बन इलेक्ट्रोड हैं किसके बने होते हैं यार? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं। वो किससे कनेक्टेड होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे। अगर हम बात करें नोट में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने इसको किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई, इफ इलेक्ट्रोड इज connected with positive, then electron will strike the electrode at very high speed, causes क्या कॉज करेगा यार? हाई टेम्परेचर हो जाएगा एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, causes हाई टेम्परेचर at the tip of इलेक्ट्रोड। और जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा उसके कारण क्या होगा, जो भी कार्बन इलेक्ट्रोड है इनका रैपिड वेपराइजेशन होने लगेगा। दिस लीड्स टू रैपिड वेपराइजेशन ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और उसके कारण अगर देखा जाए टू cause कार्बन particles to deposit carbon particles to deposit in the molten metal, तो ये ध्यान रखना है यार, जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आप कनेक्ट कर दोगे देन उसके कारण हाई स्पीड ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने लगेंगे, जिसके कारण उनकी स्पीड बढ़ जाती है और उसके कारण जो भी इलेक्ट्रोड के टिप पे टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रोड्स का रैपिड वेपराइजेशन होने लगेगा, जिसके कारण ये कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लगते हैं इन द मॉल्टेन मेटल्स और एंड मेकिंग
ज्वाइंट ब्रिटल, ज्वाइंट ब्रिटल। तो डेफिनेटली अगर कार्बन उस मॉल्टेन मटेरियल में आ गए तो आपका कार्बन का डिपोजिशन अगर ज़्यादा होने लगेगा तो आपका जो भी ज्वाइंट है वो काफ़ी ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यू कार्बन आर्क वेल्डिंग इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। जितने भी आपके नॉन फेरस मेटल्स हैं वहाँ पे हम उनकी वेल्डिंग के लिए हमेशा कार्बन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से नॉन फेरस मेटल्स हो सकते हैं, ये आपका ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एंड देयर एलॉय। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन फेरस मेटल हैं। ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या इनके एलॉय हमेशा नॉन फेरस मेटल हैं। और जब भी नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करती हैं तो उसके लिए हमें कार्बन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करना होगा। बट ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोड होंगे दैट शुड बी कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन प्रेशर वेल्डिंग। क्लियर है बेटा। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स को अगर आपको वेल्ड करना है तो उसके लिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है कार्बन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ए का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन या तो ए रहेगा या तो आपके सी रहेगा। बाकी बी और डी गलत हो गए। बाकी आपके बी और डी क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट, वेल्डिंग ऑफ थिन शीट, जब पतली शीट की वेल्डिंग करनी है देन उसके लिए हम किस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग ऑफ थिन शीट्स के लिए बेटा हमेशा हम स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग का। स्पॉट वेल्डिंग इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ थिन शीट्स। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, अप टू 3 mm। तो वहाँ पे आप स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हो। तो बी का 2 हो गया, बी का 2। अभी भी आप या तो ए होगा या तो सी होगा। तीसरा देखें, आयरन एंड स्टील। तो जब भी आपको आयरन या स्टील की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हम मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन सी का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेटल आर्क वेल्डिंग होती है इट इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। याद रखना है, मेटल आर्क वेल्डिंग is used for welding of आयरन एंड स्टील। तो आयरन और स्टील की वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पे आप मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करोगे। नॉन फेरस मेटल का इस्तेमाल, अगर नॉन फेरस मेटल को आपको क्या करना है, ये नॉर्मली फेरस मेटल के लिए है, तो फेरस मेटल के लिए आप हमेशा मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करोगे। और जब नॉन फेरस मेटल की बात आएगी देन वहाँ पर कार्बन आर्क वेल्डिंग का आप इस्तेमाल करते हो। ग्रे आयरन को वेल्ड करना है तो वहाँ पर हम गैस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो गैस वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ ग्रे आयरन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गैस वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ ग्रे आयरन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यार। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड इन वेल्डिंग। जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं यार वेल्डिंग के लिए। एक बेयर इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, बेयर और कोटेड। तो बेयर भी सही है, कोटेड भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी बोथ हो जाएगा। आंसर सी हमारा करेक्ट है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला बेयर और दूसरा कोटेड। तो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। पहला अगर देखा जाए तो बेयर इलेक्ट्रोड। अगर हम बात करें कि नॉर्मली जब भी हमें किसी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करनी है जहाँ पर स्ट्रेंथ जो है कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम बेयर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं यार कि रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए स्ट्रेंथ इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, देन वहाँ पर हम जनरली बेयर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर welding wrought iron and mild steel where
strength is not an important factor, not an important aspect। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता है, जनरली हम रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए बेयर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड जो हमारा है वो हमारा है कोटेड इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा? कोटेड इलेक्ट्रोड। तो कोटेड इलेक्ट्रोड में देखा जाए कि नॉर्मली अब जो स्ट्रेंथ वगैरह होता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस पर सिलिकॉन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट का लेयर लगा देते हैं, जो कि क्या करेगा कि इस मेटल पर जो स्लैग होता है उसको फॉर्म करता है और ये ऑक्सीडेशन से इसको बचा देता है। हमने क्या बोला कि कोटेड इलेक्ट्रोड में नॉर्मली इलेक्ट्रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक सॉल्ट ऑफ सिलिकॉन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लेयर को चढ़ा देते हैं, जो कि स्लैग का फॉर्मेशन करता है ऑन द मेटल एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये ऑक्साइड या नाइट्राइड के फॉर्मेशन को भी इलिमिनेट करता है इन द मॉल्टेन मेटल। ये हमेशा हार्मलेस गैसेस प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म कूलिंग और आर्क को भी स्टेबलाइज करता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ कोटेड इलेक्ट्रोड। क्या क्या चीज़ें हैं? इट हैज़ layer of salt of silicon, calcium and magnesium। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम या सिलिकॉन के सॉल्ट का क्या रहता है, लेयर रहता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो लेयर क्या करेगा, विच फॉर्म्स slag on the metal and prevent oxidation। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस हार्मलेस गैसेस। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें तो यूनिफॉर्म कूलिंग एंड स्टेबलाइज आर्क। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो भी मॉल्टेन मेटल है उसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स को भी ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो एक और पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, eliminates formation of oxide and nitride from molten मेटल। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं यार, बेयर इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा अगर देखें तो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो रॉट आयरन या माइल्ड स्टील में हम बेयर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा अगर देखा जाए कोटेड इलेक्ट्रोड, देन इसमें हम सिलिकॉन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट का लेयर लगा देते हैं, जिसके कारण मेटल के ऊपर एक स्लैग का फॉर्मेशन होता है और ये इसके ऑक्सीडेशन को बचा देता है, हार्मलेस गैसेस भी प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो भी मॉल्टेन मटेरियल है उसमें से नाइट्राइड या ऑक्साइड के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है या एलिमिनेट करता है, और यूनिफॉर्म कूलिंग एंड स्टेबलाइज आर्क। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोटेड इलेक्ट्रोड हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क ऑन द एसी सिस्टम। नॉर्मली जो आर्क वेल्डिंग है उसमें आर्क को मेंटेन करने के लिए एसी सिस्टम पर कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पहले ये चीज़ हमें समझना है कि आर्क को स्ट्राइक करने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, फिर हम देखेंगे कि आर्क को मेंटेन करने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो जब भी एसी सिस्टम में आर्क को स्ट्राइक करना है तो वहाँ पर 50 से 60 वोल्ट की रिक्वायरमेंट हमें डीसी के लिए होती है और 70 से 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट हमें एसी के लिए होती है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे द voltage required to strike the arc
is between 50 to 60 volt for DC and 70 to 100 volt for AC। मतलब अगर देखा जाए कि आर्क को आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, तो स्ट्राइक करने के लिए इसको या इनिशिएट करने के लिए आपको लगभग 50 से 60 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डीसी एंड 70 से 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एसी। तो यहाँ पे जो 70 से 100 वोल्ट है यार, ये एसी सिस्टम में आर्क को स्ट्राइक करने का वोल्टेज है। इट इज़ द वोल्टेज टू स्ट्राइक द आर्क इन एसी सिस्टम। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया भाई, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका एक गलत है। यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्क को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है वोल्टेज की। एंड फॉर मेंटेनिंग आर्क required voltage is ओनली 20 to 30 वोल्ट। ध्यान रखना है, जब भी आर्क को स्ट्राइक करना है तो हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लगभग 50 से 60 वोल्ट डीसी के लिए और 70 से 100 वोल्ट एसी के लिए। जबकि अगर आप आर्क को मेंटेन रखना चाहते हैं तो अब आप लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है और लगभग 20 से 30 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट है बेटा। 20 to 30 वोल्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क ऑन एसी सिस्टम। चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा एक पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है यार। हम देखेंगे कंपैरिजन किसका, कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है। कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड आर्क वेल्डिंग। बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और आर्क वेल्डिंग के बीच का कंपैरिजन क्या है। तो एक आप दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में आप देखेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे आर्क वेल्डिंग। ध्यान रखना है कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखें तो यार आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठें, और जब भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट्स आप एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाएं, और केवल एग्जामिनेशन के टाइम पे, पीक टाइम पे जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो तो केवल इसी नोट्स को आप प्रेफर करें, क्योंकि ये आपके लिए एक काफ़ी शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा और डेफिनेटली यहाँ से ही एग्ज़ाम में आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। आप आज पढ़ो या 5 साल बाद पढ़ो, एग्ज़ाम में से इन्हीं चीज़ों में से आना है, ये कोई भी चीज़ आपकी बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ यार। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग का कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें हम हीट किससे प्रोड्यूस करते हैं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली यहाँ पे जो हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। लेकिन जबकि आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो हीट जो है वो डेवलप कैसे होती है, आर्क के थ्रू डेवलप होती है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हीट इज produced due to flow of current through contact resistance। तो आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उससे हीट प्रोड्यूस कराते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। जबकि आर्क वेल्डिंग में जो हीट होता है हीट इज डेवलप्ड ड्यू टू आर्क। तो आर्क वेल्डिंग में हीट किस तरह से डेवलप करते हैं, आर्क के थ्रू डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो एसी सप्लाई का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। जबकि अगर आर्क वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर एसी या डीसी दोनों तरह की सप्लाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी और डीसी। याद रखना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एसी सप्लाई, जबकि आर्क वेल्डिंग में हमेशा एसी या डीसी सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल प्रेशर। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इसको प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि
हम आर्क वेल्डिंग की अगर बात करें तो नो एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल प्रेशर। इसीलिए हम देखें आर्क वेल्डिंग को हमने क्या बोला, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर वेल्डिंग बिकॉज इसमें एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत होती है, जबकि आर्क वेल्डिंग में कोई एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लो वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमेशा लो वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड, लो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। बट अगर देखा जाए आर्क वेल्डिंग में तो आर्क को इनिशिएट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक द आर्क, टू स्ट्राइक द आर्क। आर्क को स्ट्राइक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हाई वोल्टेज की, बट मेंटेन करने के लिए आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। एसी सिस्टम की बात करें तो नॉर्मली 70 से 100 वोल्ट की ज़रूरत होती है आर्क को स्ट्राइक करने के लिए, और 20 से 30 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेंटेनिंग द आर्क। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नॉर्मली लो टेम्परेचर होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लेकिन अगर आप आर्क वेल्डिंग में जाते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है आर्क वेल्डिंग में। क्लियर है बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम रिपेयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट आर्क वेल्डिंग इज़ सुटेबल फॉर द रिपेयर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है, तो लिख सकते हैं गुड पावर फैक्टर। बट आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर काफ़ी कम होता है, वेरी लो पावर फैक्टर, वेरी लो पावर फैक्टर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 0.35 लैग होता है, तो पावर फैक्टर यहाँ पे काफ़ी कम होता है। मास प्रोडक्शन के लिए आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल आप मास प्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आर्क वेल्डिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज़ सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट, ध्यान रखना है मास प्रोडक्शन के लिए ये सूटेबल नहीं है, जगह नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि आर्क वेल्डिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। जब भी आप अगर देखा जाए कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप रोलर या फ्लैट या बार टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, बट आर्क वेल्डिंग में हमेशा फ्लक्स कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं। कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, फ्लक्स कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हर पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है यार, नॉर्मली हीट जो है वो करंट थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस फ्लो करता है, उसके कारण प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हीट जो है वो आर्क के थ्रू डेवलप करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एसी सप्लाई होती है, यहाँ पर एसी और डीसी दोनों होती है। एक्सटर्नल प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट आर्क वेल्डिंग में कोई एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो यार 10 से 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट केवल होती है। लेकिन जबकि अगर यहाँ पर देखें तो हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है आर्क को स्ट्राइक करने के लिए, और मेंटेन करने के लिए लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी लो टेम्परेचर होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, बट आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप देखोगे तो लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बट आर्क वेल्डिंग में आप जाओगे तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रिक्वायरमेंट होती है। पावर फैक्टर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ज़्यादा अच्छा होता है, इसका कम होता है, नॉर्मली 0.35 लैग होता है। जब भी अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज कैन नॉट बी यूज फॉर रिपेयर, बट आर्क वेल्डिंग जो है वो मोस्ट सूटेबल होता है फॉर रिपेयर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर, इट इज़ सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, बट आर्क वेल्डिंग जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप रोलर टाइप इलेक्ट्रोड या फ्लैट टाइप या बार टाइप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आर्क वेल्डिंग में आप फ्लैट कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। मतलब मोस्ट डक्टाइल मटेरियल की अगर वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा वेल्डिंग मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग या लेजर बीम वेल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तीनों तरह की वेल्डिंग को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन का सारा आंसर देंगे। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। क्या है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग? तो अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी।
तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी होती है उसी को हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी कहते हैं, और ये लगभग 20 to 60 किलो हर्ट्ज़ की होती है। और जब भी हम इनको वर्क पीस पे अप्लाई करते हैं विद प्रेशर ऑल्सो, तो हमेशा ये क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और मटेरियल आपके वेल्डेड हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी को अप्लाई कर देते हैं वर्क पीस, उसके साथ साथ हम इसको अंडर प्रेशर देखते हैं तो हमेशा फ्यूज़ आपके जो भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स आपके फ्यूज्ड हो जाते हैं और वेल्डेड हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में तो कोई भी फ्लक्स या फिलर मटेरियल या कोई भी करंट या हीट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए नॉर्मली इसको हम मोस्ट डक्टाइल मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके थिन मटेरियल लाइक फॉइल की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी आपकी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में या इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम नॉर्मली सीलिंग और पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लास्टिक को ज्वाइन करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, जैसा यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि when हाई फ्रीक्वेंसी कितना, लगभग 20 से लेके 60 किलो हर्ट्ज़ वाइब्रेटरी एनर्जी is applied to the workpiece held together under pressure are fused and welded। क्लियर है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी हम क्या करते हैं, नॉर्मली वर्कपीस पे अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। तो यही क्या हो जाता है, आपके जो वर्कपीस होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और वेल्ड हो जाते हैं। क्लियर है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, या हम उसी मेटल पीस पे एक अंडर प्रेशर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटरी एनर्जी को अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण ये आपके वर्क पीस जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और वेल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्लक्स या फिलर मटेरियल, फिलर मेटल्स, नो करंट, नो हीट। यहाँ पर हमें कोई भी हीट, कोई भी फिलर मेटल या कोई भी फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो नॉर्मली जो भी आपके मोस्ट डक्टाइल मेटल हैं उनकी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू थिन मटेरियल लाइक फॉइल। ध्यान रखना है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू थिन मटेरियल लाइक फॉइल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल आपके फॉइल हो सकते हैं। क्लियर है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स के लिए इनकी यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए, और अगर देखा जाए तो ये थिन मटेरियल के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि फॉइल। नॉर्मली इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इनका इस्तेमाल प्लास्टिक ज्वाइनिंग में भी कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक ज्वाइनिंग में भी आपके अल्ट्रासोनिक ज्वाइनिंग प्लास्टिक्स को ज्वाइन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़। तो इन सारे जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। या उसके साथ साथ अगर देखा जाए, इट इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजेस एंड कंटेनर।
प्रोड्यूसिंग पैकेजेस एंड कंटेनर। तो कंटेनर या पैकेजेस वगैरह को सील करने के लिए क्या करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, दूसरा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो बेसिकली किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, एरोस्पेस या बॉल बियरिंग्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या होता है कि हाई वैक्यूम में हम हाई काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई होता है विद हाई वेलोसिटी, ताकि हम जो है इसको वेल्ड के लिए यूज़ कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट आपको नोट करने हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ हाई वेलोसिटी इन हाई वैक्यूम, कितना, लगभग 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ mm ऑफ Hg। तो इस हाई वैक्यूम में इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि हाई वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन की हाई काइनेटिक एनर्जी जो कि हाई वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, या हाई वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस हाई वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, इसका इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। क्लियर है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी एयर नहीं है, तो इसलिए कोई भी पोरोसिटी नहीं होती है। तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? नो पोरोसिटी, कोई भी पोरोसिटी नहीं होती है। नो पोरोसिटी सिंस देयर इज़ नो एयर, तो कोई भी आपका एयर नहीं है, इसलिए कोई भी पोरोसिटी नहीं होगी। सारे मेटल्स ऑलमोस्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शील्डिंग गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड, तो कोई भी शील्डिंग गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई, तो हाई कॉस्ट होती है बेटा। कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। कहाँ पे यूज़ करेंगे इसका इस्तेमाल? ऑटोमोबाइल। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एरोस्पेस। नेक्स्ट अगर देखें बॉल बियरिंग्स ओवर 100 mm, बॉल बियरिंग्स ग्रेटर देन 100 mm आर वेल्डेड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हाई वैक्यूम में हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाई वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पर कोई भी एयर नहीं होता, इसलिए कोई पोरोसिटी नहीं होती है, कोई शील्डिंग गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इसकी कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। और इसका इस्तेमाल हम बॉल बेयरिंग्स को वेल्ड करने के लिए और उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेज़र बीम वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेज़र को बीम को फोकस कर देते हैं ऑन द वर्क पीस, जिसके कारण ये हीटअप होता है और वेल्ड ऑकर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सपोज़ यही आपकी वर्क पीस है और इस वर्क पीस को हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। तो हम एक लेज़र बीम को क्या करते हैं, फोकस करते हैं इस वर्क पीस पे, और ये क्या करेगा, एक हीट प्रोड्यूस करेगा एंड वेल्ड ऑकर्स। तो लेज़र बीम में अगर देखा जाए तो क्या है, लेज़र बीम में अगर देखा जाए बेटा तो क्या है, लेज़र बीम इज़ फोकस्ड ऑन वर्क पीस पे हम क्या करते हैं, लेज़र बीम को फोकस कर देते हैं वर्क पीस विच हीट्स इट अप so that weld occurs। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली जो लेज़र वेल्डिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी लेज़र बीम होता है उसको वर्क पीस पे फोकस कर देते हैं, जिसके कारण वो उसको हिटअप करेगा और वेल्ड ऑकर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर लेज़र का फुल फॉर्म कभी भी आपसे अगर पूछा जाए तो यार लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेज़र का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसको हम बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। कई बार पूछा जा चुका है, लाइट एम्प्लीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। तो ये ध्यान रखना है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या है यार, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हम बात करें ये लेज़र कितने तरह के होते हैं, ये लेज़र आपके दो तरह के हो सकते हैं। पहला सॉलिड स्टेट लेज़र, पहला आपका हो सकता है सॉलिड स्टेट लेज़र, और दूसरा अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं गैस लेज़र। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट लेज़र में सॉलिड सोडियम यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है यार, सॉलिड सोडियम यूज़ होता है, सॉलिड सोडियम इज़ यूज्ड। बट अगर हम गैस लेज़र की बात करें तो यहाँ पे मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, किसका, मिक्सचर ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर दो तरह के लेज़र हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गैस लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र में हम सॉलिड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैस लेज़र में हम हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर लेज़र बीम वेल्डिंग में देखा जाए बेटा तो यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है देन आर्क वेल्डिंग। इसीलिए हम जो है इसकी यहाँ पर रैपिड कूलिंग कर जाते हैं, जिसके कारण हाई कार्बन स्टील में क्रैक्स वगैरह ये क्रिएट कर देता है। तो ये ध्यान रखना है कि हाई कूलिंग, इसका हीटिंग और कूलिंग दोनों क्या है, आर्क वेल्डिंग की तुलना में हाई होता है। इसके कारण रैपिड कूलिंग के कारण हमेशा हाई कार्बन स्टील में क्रैकिंग जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है लेज़र वेल्डिंग का। लेज़र वेल्डिंग का ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे यार थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पे इस पॉइंट में, बिकॉज जगह नहीं बची है। यहाँ पर देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ लेज़र वेल्डिंग, कि लेज़र वेल्डिंग का ड्रॉबैक क्या है, इसको हम लिखेंगे कि हमने ये बोला कि यार हीटिंग और कूलिंग क्या है लेज़र वेल्डिंग में, वो काफ़ी हाई है देन आर्क वेल्डिंग। तो हम ये लिख सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग इज़ मच हायर देन आर्क वेल्डिंग। Therefore or hence rapid cooling creates क्या क्रिएट करेगा, क्रैकिंग इन हाई कार्बन स्टील, क्रैकिंग इन हाई कार्बन स्टील। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यार, कि नॉर्मली जो ड्रॉबैक होता है लेज़र वेल्डिंग का वो क्या होता है, इसमें हीटिंग और कूलिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग की तुलना में काफ़ी फास्ट है, जिसके कारण इसकी रैपिड कूलिंग के कारण हाई कार्बन स्टील में क्रैकिंग्स वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आर्क ब्लो क्या होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है जो कि बेसिकली एनकाउंटर्ड होता है इन डीसी आर्क वेल्डिंग। तो डीसी आर्क वेल्डिंग में ही क्या होता है, एक आर्क ब्लो आता है। तो ध्यान रखना है, डीसी आर्क वेल्डिंग जब भी आप करते हैं देन वहाँ पर एक वेल्डिंग डिफेक्ट आता है। क्या आता है बेटा, एक वेल्डिंग डिफेक्ट आता है, और यही वेल्डिंग डिफेक्ट क्या कहलाता है, आर्क ब्लो कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क ब्लो है क्या, इट इज़ अ वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज़ बेसिकली एनकाउंटर्ड विद डीसी आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है लेज़र बीम वेल्डिंग में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं यार। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखें तो वेल्डिंग ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स जैसे फॉइल वगैरह की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग एनर्जी को हम अप्लाई करते हैं अंडर द प्रेशर ऑन द वर्क पीस, जिसके कारण वो क्या होगा, वो फ्यूज्ड होता है और वेल्ड हो जाता है। कोई फ्लक्स फिलर मटेरियल है, कोई करंट नहीं ज़रूरत है, कोई हीट ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए मोस्ट डक्टाइल मटेरियल की हम वेल्डिंग कर देते हैं, थिन मटेरियल की वेल्डिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्लास्टिक जॉइनिंग वगैरह होता है, यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ में, सीलिंग एंड पैकेज वगैरह प्रोड्यूसिंग में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस्तेमाल करते हैं ना, हाई वैक्यूम फॉर वेल्डिंग। कोई पोरोसिटी नहीं होती है जहाँ, क्योंकि कोई एयर नहीं होता है, कोई शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई कॉस्ट है। ये बॉल बेयरिंग्स वगैरह वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। लेज़र बीम वेल्डिंग, तो लेज़र बीम वेल्डिंग को हम क्या करते हैं, नॉर्मली वर्क पीस पे लेज़र बीम को फोकस करते हैं, वो उसको हीटअप करता है और वेल्डिंग हो जाती है। लेज़र का मतलब क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। दो तरह के लेज़र हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट और गैस लेज़र। सॉलिड स्टेट में सॉलिड सोडियम यूज़ होता है, गैस लेज़र में मिक्सचर ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। और हमेशा
ध्यान रखना है कि यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग वो काफ़ी हाई होती है देन आर्क वेल्डिंग, इसलिए नॉर्मली हाई कार्बन स्टील में क्रैकिंग की संभावना ज़्यादा हो जाती है जब हम रैपिड कूलिंग करते हैं। डीसी आर्क वेल्डिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है जिसको हम आर्क ब्लो कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉर्मली ये पूछ रहा है कि कौन से वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रेफर करते हैं। नॉर्मली जब आप कार्बन आर्क वेल्डिंग में देखते हो तो वहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंज्यूमेबल होते हैं, दैट मीन्स वो कंज्यूम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेल्डिंग्स हैं जहाँ पर आपके इलेक्ट्रोड्स नॉन कंज्यूमेबल होते हैं और ऐसी वेल्डिंग को हम बोलते हैं हमेशा TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग क्या है, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जो कि हम जहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ पे होते हैं, ये अगर देखा जाए तो TIG वेल्डिंग में होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। MIG वेल्डिंग में कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, हमेशा ध्यान रखना कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। MIG का मतलब क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इसमें हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे। किसमें, MIG वेल्डिंग में, ध्यान रखना है। और लेज़र वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो लेज़र वेल्डिंग में हम नॉर्मली इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और केवल हम इलेक्ट्रॉन जो लेज़र बीम होता है उसको फोकस करते हैं मेटल पीस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में भी हम वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, TIG। तो अब हम देखेंगे TIG या MIG वेल्डिंग क्या है। तो नॉर्मली TIG अगर देखा जाए तो TIG का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। MIG की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर बात हम करें कि TIG में, तो TIG में हमेशा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे बेटा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आपके फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड हैं और ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स आपके नॉन कंज्यूमेबल हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी हमें मेटल को मोल्ड करना होता है या जिस भी मेटल को हमें क्या करना है, मेल्ट करना होता है, उसको हैंड हेल्ड, हम उसको हाथ से पकड़ के क्या करते हैं, उस फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड से टच कराते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ये मेल्ट हो जाएगा और बेस मेटल पे जैसे ही मेल्ट होगा तो वहाँ पे वेल्डिंग ऑकर हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि TIG वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसकी खपत नहीं होती है। इसको हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो इनर्ट गैस सप्लाई के लिए एक सिलेंडर होता है जो कि हम जो है इनर्ट गैस की सप्लाई करते हैं। बेसिकली ये शील्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इनर्ट गैस इज़ यूज फॉर शील्डिंग पर्पस, ताकि जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन ना होने पाए। क्लियर है, तो इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, TIG कौन सी वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। MIG अगर देखा जाए तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और MIG में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा TIG। नेक्स्ट आते हैं यार, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन एक्ट्स एज, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन किसकी तरह वर्क करता है, तो नॉर्मली हमने बताया कि इट इज़ एक्टिंग एज अ शील्डिंग। और ये क्या प्रोटेक्ट करता है, जो भी आपकी जो है इलेक्ट्रोड है उनको ऑक्सीडाइज होने या मेटल पीस को ऑक्सीडाइज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ यूज एक्ट्स एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एक शील्ड की तरह वर्क करता है जो कि पीस को ऑक्सीडाइज होने से प्रोटेक्ट करता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड यूजिंग वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर लेस या लीस्ट डिपेंड ऑन, मतलब जो भी आपका लोड का पावर फैक्टर है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो उसका पावर फैक्टर किस पे कम से कम डिपेंड करता है। आर्क लेंथ पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन पे यहाँ पे नहीं डिपेंड करता है यार, बिल्कुल नहीं नंबर ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए मटेरियल टू बी वेल्डेड, इस पर लीस्ट डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे कम किस पे डिपेंड करता है, कि जो मटेरियल हमें वेल्ड करना है उस पर सबसे कम डिपेंड
डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन इन वेल्डिंग सर्किट अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड। वेल्डिंग सर्किट में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। और कहाँ पे कनेक्ट करते हैं यार, इसको हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कनेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाइंडिंग नहीं है, दिस इज वेल्डिंग, दिस इज वेल्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि टू इम्प्रूव फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन या टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, ध्यान रखना है टू इम्प्रूव power factor a capacitor is connected across the primary of welding transformer। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के क्रॉस हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अगला, द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज़ मैक्सिमम। कभी भी अगर वेल्डिंग करते समय आप देखें तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा सबसे ज़्यादा किस में होगा, बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग के पहले, ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान, वाइल इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोड इनटू होल्डर। ऑप्शन सी बेटा करेक्ट है कि जब भी आप इलेक्ट्रोड को होल्डर में इंसर्ट कर रहे हो देन वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है इलेक्ट्रिक शॉक के लगने का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है कि वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज, वेल्डिंग हमारी आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो हमारी नग्न आँखें हैं, जो हमारा नेकेड आइज़ है, उससे हम केवल और केवल विजिबल लाइट रेस को आसानी से देख सकते हैं। बट जब भी आप इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को देखोगे नेकेड आइज़ के थ्रू लगातार, देन वहाँ पे आपकी आंखों में काफ़ी स्वेलिंग आ जाएगी। देन इसलिए कभी भी आप जो भी वेल्डिंग जब भी हो रही है तो वेल्डिंग में जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, उसको आपको नेकेड आइज के थ्रू नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेल्डिंग में इंफ्रारेड भी निकलती है और अल्ट्रावायलेट भी निकलती है, जो कि दोनों हमारी आंखों के लिए इंजूरियस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वेल्डिंग करते समय जो भी रेडिएशन होता है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों होता है, जो कि हमारी आइज़ के लिए काफ़ी इंजूरियस है। इसलिए डायरेक्टली नेकेड आइज़ के थ्रू इसको नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आंखें काफ़ी स्वेलिंग हो जाएगी। क्लियर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का पार्ट, जहाँ पे हमने सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं कि वेल्डिंग में क्या है। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यार, अगर शुरू से देखें तो यहाँ पर आर्क वेल्डिंग आपको पूरी अच्छे से समझना है कि आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल, इसमें हम कार्बन आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई से कनेक्ट होगा। क्या होगा अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो बेटा उस समय इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक करने के कारण ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उस ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो आपके कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनका वेपराइजेशन तेज़ी से होने लगेगा और डिपॉजिट होने लगेंगे वो मॉल्टेन मेटल में, जिसके कारण ज्वाइंट आपका काफ़ी ब्रिटल हो जाएगा। वेल्डिंग इसका इस्तेमाल, कार्बन आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल हम नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए करते हैं, जैसे ब्रास, कॉपर और उसके एलॉय। फिर मेटल आर्क वेल्डिंग अगर देखा जाए तो उसके फेरस जो मटेरियल हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम करते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील। गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हम ग्रे आयरन के लिए वेल्डिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, बेयर और दूसरा कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली जो आर्क होता है उसको स्ट्राइक करने के लिए 50 से 60 वोल्ट डीसी पर और 70 से 100 वोल्ट एसी पर ज़रूरत होती है, बट उनको मेंटेन करने के लिए लो वोल्टेज 20 से 30 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कंपैरिजन अगर देखा जाए बिटवीन रेजिस्टेंस एंड आर्क वेल्डिंग में बेटा, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे हीट आर्क के कारण डेवलप हो रहा है। आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई रेजिस्टेंस में होती है, यहाँ पर डीएसी और डीसी दोनों हो सकती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक्सटर्नल प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, बट आर्क में कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लो वोल्टेज, लो टेम्परेचर और हाई पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। यहाँ पर हाई वोल्टेज आर्क को स्ट्राइक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर और वेरी लो पावर फैक्टर होता है। सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, बट आर्क वेल्डिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन।
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और उसके साथ साथ अगर देखें तो लेज़र बीम वेल्डिंग। ये सारी की सारी वेल्डिंग हमने डिस्कस की। उसके बाद MIG और TIG। TIG टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग है, MIG आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम नहीं यूज़ करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जबकि MIG वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस कर ली हैं। आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन का इस्तेमाल हम नॉर्मली वर्क पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। और पावर फैक्टर हमेशा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो है वो लीज डिपेंड करता है, लोड का पावर फैक्टर यूजिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दैट लीज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी वेल्डेड। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हमेशा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक शॉक सबसे ज़्यादा खतरा जब हम होल्डर में इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते हैं तब होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए वेल्डिंग इज़ इंजूरियस टू आई बिकॉज यहाँ पर दोनों तरह की रेडिएशन निकलती हैं, इंफ्रारेड एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसलिए ये आइज़ के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लेक्चर को सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए यार, और जब तक एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप पढ़ाई से दूर मत रहिए, लगातार कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में एक नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।